हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले कुछ समय से वीडियो नहीं आ पा रहा था। इसकी वजह है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं स्वस्थ नहीं चल रहा था पिछले कुछ दिनों से। फिलहाल सब कुछ ठीक है और आज से आपका क्लास रेगुलर मैं लूँगा और रेगुलर वे में आपको वीडियो मिलते ही रहेगी। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले की तरह ही आगे भी क्लास कंटिन्यू करेंगे और वैसा ही सपोर्ट दिखाएँगे। आज हम आप लोग के लिए एक टॉपिक है जो कि लेकर के आया हूँ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। इसे क्लास 10th में क्वेश्चन आते ही हैं एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, सब्जेक्टिव भी आते हैं। इसके अलावा और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम सभी लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे, बारीकी से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको एक-एक बातें क्लियर करके बताते चलूँगा और आप लोग इसको समझते चलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की क्लास के हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज का जो हमारा टॉपिक है, मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो किस प्रकार से मानव जब भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करने के बाद उनका पाचन क्रिया किस प्रकार से होता है, उस बारीकी से सभी प्रक्रियाओं को हम लोग समझेंगे। तो जैसे ही मानव भोजन ग्रहण करता है, तो सबसे पहले भोजन पाचन की प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है, वो मुख से होती है। मुख से भोजन फिर कहाँ जाती है, मुख में पहले भोजन का क्या होता है, ये सब चीज़ को समझेंगे। फिर उसके बाद मुख से भोजन कहाँ जाती है और एक-एक करके हम लोग समझेंगे कि भोजन फिर कैसे-कैसे पचने की प्रक्रिया है, कैसे-कैसे भोजन आगे जाती है और भोजन के साथ कहाँ पर क्या होता है। तो आपको एक बात बता दूँ, मानव जो है बहुकोशिकीय जीव है और आप अगर पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि बहुकोशिकीय जीवों में हर एक क्रियाओं के लिए अलग-अलग अंग एवं अंगतंत्र का निर्माण होता है। तो मानव में पाचन की क्रियाओं के लिए पाचन तंत्र का निर्माण है और उसी पाचन तंत्र की सहायता से भोजन पाचन की क्रिया संपन्न होती है। पाचन तंत्र का अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला जो भाग होता है, उसको हम लोग मुख कहते हैं, यानी कि माउथ। पाचन तंत्र में एक आहार नाल होता है, जिस आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है और ये आहार नाल मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक फैली होती है। इट मीन्स जो आहार नाल है, इस आहार नाल को जो पहला भाग है वो आपका मुख गुहा, इट मीन्स मुँह है, मुख कह लीजिए या फिर इंग्लिश में आप इसको माउथ कह लीजिए। और यहाँ से लेकर के मल द्वार तक की यह फैला होता है आहार नाल, जिसकी लंबाई होती है लगभग 8 से 10 मीटर। तो हम लोग इस आहार नाल को बारीकी से समझेंगे, जिसका सबसे पहला भाग है आपका मुख। मुख गुहा में यानी मुख के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं, एक-एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आहार नाल के सभी भागों को पढ़ेंगे। तो आहार नाल का जो सबसे पहला भाग है आपका मुख गुहा, ये मुख। तो मुख गुहा में जैसा कि आपको पता है क्या होता है, जीभ होता है, दाँत होता है और मुख गुहा 2 मांसल होठों से क्या होता है, बंद होता है ना? तो सबका काम अलग-अलग है। जो दाँत होता है वो भोजन को छोटे-छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है? और जीभ क्या है, तो जीभ पर छोटे-छोटे दाने पाए जाते हैं। अगर आप देखोगे या फिर आप देखे भी होंगे कभी, तो जीभ पे छोटे-छोटे दाने पाए जाते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में स्वाद कलियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कलियाँ। और इंग्लिश में इसे ही टेस्ट बड्स कहा जाता है। टेस्ट बड्स का काम क्या है? तो आप समझिए, इस जीभ का आप तो समझ गए कि दाँत का काम है भोजन को छोटे-छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना। लेकिन जीभ पे जो छोटे-छोटे दानेदार पाए जाते हैं, दाने नुमा, इसे क्या कहते हैं? तो इसे स्वाद कलियाँ कहते हैं। इसका क्या काम है? तो इसका काम जो है
हमारे भोजन के टेस्ट को बताना, हमारे भोजन के स्वाद को बताना कि भोजन कड़वा है, हाँ, मीठा है, तीखा है, यानी किस प्रकार का भोजन है, ये बताने का कार्य ये स्वाद कलियाँ करती है। इसके अलावा मनुष्य की मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मैं क्या बोला? जीभ, दाँत के अलावा 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लार ग्रंथि को इंग्लिश में हम लोग सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। अब आप कहोगे कि इस लार ग्रंथि यानी सैलिवरी ग्लैंड का काम क्या है? तो इस 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ जो पाई जाती है, जिसमें से पहला आपका मैं काम बताता हूँ, उससे पहले आप जान लीजिए तीनों कौन-कौन से हैं। सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि। तो मनुष्य की मुख गुहा में ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इस लार ग्रंथिया का सैलिवरी ग्लैंड्स का काम है सलाइवा को सेग्रेट करना, यानी कि लार का स्राव करना, निर्माण करना। तो आप कहोगे कि सर अब इस लार का क्या काम है? तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो आप भोजन ग्रहण करने के बाद देखते होंगे कुछ समय भोजन आप भोजन को जब दाँतों से छोटे-छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं, चबाते हैं, तो कुछ समय भोजन बाद आपका जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तीनों लार ग्रंथिया का काम है हमारे भोजन को सॉफ्ट बनाना। और इसके अलावा याद रखिएगा कि मनुष्य के मुख गुहा में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे भोजन में अलग-अलग न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है, अलग-अलग पोषक तत्वों की मात्रा होती है और अलग-अलग पोषक तत्व अलग-अलग आहार नाल के भाग में पचते हैं। तो जैसे कि अगर कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का पचना हमारे मुख से ही प्रारंभ होता है। तो मुख गुहा का कहानी आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य के आहार नाल का जो सबसे पहला भाग है मुख गुहा है, मुख है। इसमें जीभ, दाँत मांसल होठ बंद होते हैं। जीभ दाँत का काम है भोजन को छोटे-छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना। ओठ का काम है मुख गुहा को बंद करना, खोलना। जीभ पे छोटे-छोटे दानेदार पाए जाते हैं जिसे हम लोग स्वाद कलियाँ इंग्लिश में टेस्ट टेस्ट बड्स कहते हैं, जिसका काम होता है स्वाद को पता करना। इसके अलावा मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि। इन तीनों लार ग्रंथियाँ है ना? इन तीनों सैलिवरी ग्लैंड्स का काम है सलाइवा को सेग्रेट करना, है ना? लार को स्राव करना। और इस लार का काम होता है हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को मुख में मुलायम बनाना, सॉफ्ट बनाना। अब मुख गुहा का पिछला भाग है उसे हम लोग ग्रसनी कहते हैं। मीन्स कि आहार नाल का अब दूसरा भाग आप कह सकते हैं जो ग्रसनी होता है। मुख गुहा से अब जो भोजन है जो सॉफ्ट हो चुका है, अब ग्रसनी के थ्रू अब एक बात समझिए, ग्रसनी में 2 द्वार होते हैं, ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, 2 होल होते हैं। एक छिद्र आपका निगल द्वार कहलाता है, दूसरा आपका कंठ द्वार कहलाता है। जो निगल द्वार वाला है वो आगे चल कर के ग्रास नली से जुड़ जाता है, कंठ द्वार आपका श्वास नली से जुड़ जाता है। इट मीन्स जो हमारा भोजन है वो निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में जाकर के मिलता है। तो हम लोग ये समझेंगे, ये अगले चैप्टर का है, कंठ द्वार क्या है? तो जो भी हम श्वसन की क्रिया करते हैं, कंठ द्वार द्वारा एंट्री करके श्वास नली में जाता है। लेकिन हम लोग पाचन तंत्र समझ रहे हैं, पाचन की क्रिया समझ रहे हैं। तो हमारा अब भोजन मुख गुहा से निकल कर के निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुँचता है। अब हमारा भोजन ग्रास नली से अमाशय में पहुँचता है। अमाशय में भोजन पहुँचने के लिए जो ग्रास नली है, ये आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा फ़ोटो में, ये पाइपनुमा इसे ग्रास नली कहा जाता है। तो ग्रास नली से अमाशय तक पहुँचने में ये भोजन पहुँचता कैसे है? तो शिथिलन एवं संकुचन द्वारा, यानी कि यह जो है, ये आपका ग्रास नली कभी फूल रहा होता है और कभी यह पच रहा होता है। पचक रहा है, इट मीन्स कि आप कह सकते हो अपने भाषा में कि इसमें शिथिलन हो रहा है और संकुचन हो रहा है। इस दोनों प्रक्रिया को क्रमानुकुंचन कहा जाता है। क्रमानुकुंचन द्वारा द्वारा क्या होता है कि भोजन ग्रास नली से होते हुए हमारे अमाशय में पहुँचता है। इस प्रकार से भोजन हमारे मुख से निकला, मुख से निगल द्वार द्वारा ग्रास नली में पहुँचा
और ग्रास नली से क्रमाकुंचन प्रक्रिया द्वारा अब हमारा भोजन कहाँ पहुँचा? अमाशय में पहुँचा। अब अमाशय में भोजन के साथ क्या होता है, इसको हम लोग समझ रहे हैं। अमाशय जिसे हम लोग इंग्लिश में स्टोमक कहते हैं। अब कहा जाए तो भोजन का पचने की प्रक्रिया इस अमाशय से ही प्रारंभ होती है। अब अमाशय में भोजन के साथ पचने की प्रक्रिया को समझें उससे पहले अमाशय को अच्छे से समझ लेते हैं। अमाशय में क्या-क्या चीज़ पाया जाता है, अमाशय की कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि अमाशय जो है एक थैली जैसी रचना है, एक बैग जैसी इसका रचना होता है अमाशय की। आप यहाँ पे अगर देख रहे होंगे, आपको दिख पा रहा होगा, यही आपका अमाशय है। बैगनुमा रचना है, थैलीनुमा रचना है अमाशय, जो उदर गुहा के बाईं ओर आप देख पा रहे होंगे, ये बाईं ओर आपका क्या है, उदर गुहा के लेफ्ट साइड में ये क्या है, सिचुएटेड है, यहाँ पे आपका स्थित है। अगर आपको यह दिख पा रहा होगा ये फिगर में, तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो आपका अमाशय है, तो अमाशय की ये जो आपको अगला वाला भाग दिख रहा है, जहाँ से ग्रास नली है ना, खत्म होता है। आहार नल का ये जो आपका ग्रास नली यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इस अगले भाग के अमाशय के सबसे पहले वाला जो अगला भाग है, इसको कार्डियक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कार्डियक कहा जाता है। इसी प्रकार अमाशय के पिछले वाले भाग, यहाँ जो पिछला वाला भाग आपको दिख रहा होगा, इसको पाइलोरिक भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाइलोरिक भाग। जो बीच वाला जगह दिख रहा है आपको, इस बीच वाले जगह को फुंडिक कहा जाता है। तो आप पहले अमाशय के पार्ट को समझे कि आगे वाले भाग को, जहाँ से ग्रास नली खत्म होता है, कार्डियक, बीच वाले भाग को फुंडिक, और ये जो पिछला भाग है यहाँ पे, इसको पाइलोरिक भाग कहा जाता है। अब जो अमाशय का जो अंदर वाला भाग है, इस अंदर वाले भाग को अगर हम लोग देखेंगे, तो इस पे जो अंदर वाला भाग होता है, एपिथेलियम कोशिका का अस्तर यानी लेयर है। लेयर का यह लेयर बना हुआ होता है, अंदर आप देखोगे। और इसमें हल्के गड्ढा उभड़ाव, इट मीन्स गड्ढे नुमा बना होता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि जो अंदरूनी भाग है, अंदर वाला जो भाग है, वो एपिथेलियम कोशिका का स्तर होता है, जो कहीं-कहीं क्या होता है, धँसा हुआ होता है, उभड़ा हुआ होता है। अब जो ये धँसा हुआ हिस्सा है, इस धँसे हुए हिस्से में, ये बात को समझिएगा कि धँसे हुए हिस्से में आपको अमाशय ग्रंथि पाई जाती है। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, अमाशय ग्रंथि को हम लोग जठर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अब आप कहिएगा कि सर जठर ग्रंथि क्या है? जठर ग्रंथि का क्या क्या काम है? तो अब समझिए कि जठर ग्रंथि का क्या काम है? इस जठर ग्रंथि का काम होता है जठर रस का निर्माण करना, और यही जठर रस हमारे भोजन को पचने में सहायक होता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार की जठर कोशिकाएँ होती हैं। एक होता है श्लेष्मा या म्यूकस, दूसरा होता है अम्लजन कोशिकाएँ, और तीसरा होता है जाइमोनोजिन। हमने अभी आपको बताया कि अमाशय के अंदरूनी भाग में क्या होते हैं कि कहीं-कहीं गड्ढे होते हैं, उसी गड्ढे में, है ना? क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि पाया जाता है। और इस जठर ग्रंथि 3 कोशिकाओं का निर्मित होता है। पहला श्लेष्मा, दूसरा अम्लजन कोशिकाएँ, तीसरा जाइमोनोजिन। अब ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं? इन तीनों मिलकर के जठर रस का निर्माण करते हैं। श्लेष्मा द्वारा म्यूकस सेक्रेट किया जाता है, अम्लजन कोशिकाएँ द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार आप देखिएगा तो जाइमोनोजिन के द्वारा पेप्सिनोजेन निर्माण किया जाता है। ये तीनों को मिलाकर के हम लोग एक नाम देते हैं जिससे जठर रस कहा जाता है। ठीक है? तो इसीलिए मैं बोला कि जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस का स्राव होता है, जठर रस सेक्रेट होता है। और 3 को कोशिकाएँ हैं, तीनों अलग-अलग अ, जठर रस का निर्माण करती है। एक श्लेष्मा म्यूकस म्यूकस का निर्माण कर रही है, अम्लजन कोशिकाएँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर रही है, जाइमोनोजिन पेप्सिनोजेन का निर्माण कर रही है, और ये तीनों को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसे जठर रस कहते हैं।
और यह जठर रस हमारे भोजन को पचने में सहायक होती है। मैं भी आपको एक-एक करके समझाऊँगा, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है, पेप्सिनोजेन का क्या काम है, म्यूकस का क्या काम है। तो सबसे पहले समझते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका क्या कार्य होता है? तो समझिए, सबसे पहले क्या करता है, जो हमारा भोजन मुख से होते हुए, ग्रासनली होते हुए अमाशय में पहुँचा है, तो जो भोजन है, उस भोजन में किसी कारणवश अगर कोई विषाणु, जीवाणु, कीटाणु अगर आ जाता है, तो उस भोजन से जीवाणु, विषाणु को मारने का काम, नष्ट करने का काम इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा किया जाता है। तो HCl का सबसे पहला काम आप लोगों ने देखा कि भोजन में आए जीवाणुओं को नष्ट करना। इसके अलावा HCl का एक और काम होता है। HCl क्या करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, जो पेप्सिनोजेन है, अभी आपको थोड़ा देर पहले मैंने बताया पेप्सिनोजेन, जो किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है, तो जाइमोनोजिन के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक इस पेप्सिनोजेन को क्या करती है, पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देती है। पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देती है। और इस पेप्सिन नामक एंजाइम का क्या काम है, कि जो हम भोजन ग्रहण किए, हमारे भोजन में अगर प्रोटीन की मात्रा है, उस प्रोटीन को क्या करता है, यह पेप्सिन पेप्टोन में बदल देता है। अगर आप कंफ्यूज हो गए होंगे तो मैं फिर से आपको समझाता हूँ। हमारे जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सबसे पहला जो काम है, कि हमारे भोजन में आए किसी भी जो जीवाणु है, उस जीवाणु को क्या कर देती है, यह नष्ट कर देती है, यानी कि जीवाणु नाशक भी कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा काम, कि जो पेप्सिनोजेन जठर रस है, उसको यह क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देती है। और यह पेप्सिन नामक एंजाइम क्या करता है, जो हमारे भोजन में प्रोटीन आया है ना? जो प्रोटीन आया है, उस प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टोन में बदल देती है। तो अभी आपने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या था? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल समझ में आ गया, पेप्सिनोजेन का क्या कार्य ये भी हम लोग समझ गए। अब आपका एक बच जाता है तीसरा म्यूकस। अब इस म्यूकस का क्या काम है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। म्यूकस का कार्य है, यह म्यूकस क्या होती है, अमाशय के दीवारों पर अंदर से यह लगी हुई होती है परत, और इसका कार्य है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और एंजाइम को अंदर सुरक्षित रखना, इसको अंदर बचा कर रखना। ये दीवार पर लग करके क्या करती है, दीवार की मजबूती को आप कह सकते हैं, अमाशय की दीवार की मजबूती को बढ़ाती है, जिसका कार्य होता है कि HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और एंजाइम को क्या करना, यहाँ पे सेफ रखना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जठरस के बारे में समझा, जठरस का क्या काम होता है अमाशय में। तो मनुष्य के अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, इसमें जठर रस निर्माण होता है। अलग-अलग जठर रस को हम लोग काम बताएँ कि किसका क्या कार्य है। और याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर में प्रत्येक दिन, है ना? इन एवरी डे इन ह्यूमन बॉडी 3 लीटर, इट मीन्स कि 3 लीटर जठर रस सेग्रेट होता है, स्राव होता है मनुष्य के अमाशय में। अब मैं आपको अमाशय से जुड़ी एक बीमारी के बारे में बताता हूँ। अमाशय से जुड़ी एक बीमारी होती है जिसे अल्सर कहा जाता है। अब यह अल्सर नामक बीमारी कैसे होती है, इसको ज़रा समझिएगा। कभी-कभी क्या होता है, जो मैंने आपको अभी बताया ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और पेप्सिनोजेन, ये तीनों हमारे जठर रस होते हैं, जो जठर कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। कभी-कभी क्या होता है कि इस जठर रस में अम्लजन की मात्रा बढ़ जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है और म्यूकस की मात्रा कम जाता है ना? तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे अमाशय के भीतरी दीवारों पर एक बड़ा-बड़ा घाव-नुमा, अगर आप कहें, तो बड़ा-बड़ा घाव-नुमा बन जाता है, जिसे पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं।
और ये पेप्टिक अल्सर, अब आप कहिएगा सर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कभी-कभी ज़्यादा निर्माण हो जाता है, म्यूकस कम होता है, इसके पीछे क्या कारण है? और इसी की वजह से अल्सर हो जाता है। तो ये अल्सर कभी होता है जब व्यक्ति कभी-कभी क्या होते हैं लंबे समय तक भूखे रह जाते हैं और कभी-कभी लंबे समय तक भूखे रह जाने की वजह से यह आमाशय में अल्सर नामक बीमारी उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मुख से ग्रसनी के द्वारा ग्रास नली होते हुए भोजन अमाशय में पहुंचा और अमाशय में भोजन के साथ क्या हुआ, तो हमारे भोजन में जो प्रोटीन की मात्रा था वो प्रोटीन पेप्टोन में बदल गया। कहाँ पे? तो हमारे अमाशय में। तो प्रोटीन के अलावा हमारे अमाशय में प्रोटीन के अलावा वसा का भी पाचन होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वसा जो है गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम की वजह से क्या होता है, ग्लिसरॉल में बदल जाता है। जैसे आपने देखा अ, पेप्सिन नामक एंजाइम की वजह से प्रोटीन पेप्टोन में बदला। वसा भी हमारे अमाशय में ही गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम की वजह से ग्लिसरॉल में बदल जाता है और इस प्रकार से प्रोटीन पेप्टोन में, वसा ग्लिसरॉल में बदला। कंप्लीटली इसका पाचन अभी नहीं हुआ है ना? अभी पाचन होना प्रारंभ हुआ है और इस प्रकार से जो मुख से भोजन सॉफ्ट होकर के हमारे अमाशय तक आया था, यहाँ पर भोजन अब गाढ़े लेई के स्वरूप में आ जाता है और इस गाढ़े लेई नुमा स्वरूप जो होता है आपके भोजन का, इसे हम लोग काइम के नाम से। अब यह काइम क्या होगा? आहार नाल के अगले भाग में पहुंचेगा और आहार नाल का जो अगला भाग होता है। वसा को गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस प्रकार से आपने देखा कि प्रोटीन को पेप्सिन नामक एंजाइम पेप्टोन में बदला, अ, वसा को गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम ग्लिसरॉल में बदला और प्रोटीन और वसा का पाचन अमाशय से प्रारंभ हो गया। अब हमारा भोजन मुख से आने के बाद प्रोटीन और वसा की पचन पाचन प्रारंभ होने के बाद भोजन अब हमारा अमाशय में
गाढ़े लेई की तरह हो जाता है। जो भी भोजन के साथ क्रिया होना था, सारी क्रियाओं के बाद अब हमारा भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे कायम कहा जाता है। अब इसके बाद भोजन ग्रास नली के अगले भाग में पहुँचेगी और ग्रास नली का जो अगला भाग है, वो है आपका बड़ी आँत। आहार नल का जो अगला भाग होगा, अब होगा छोटी आँत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब भोजन अमाशय के बाद, स्टोमक के बाद छोटी आँत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगी। अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर भोजन के साथ क्या होता है। तो एक बात आप याद रखिएगा कि कंप्लीट डाइजेशन, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन जो होता है, वो आपके छोटी आँत में ही होता है। छोटी आँत जो है, आपने देखा कि आहार नाल का लंबाई जो होता है लगभग 8 से 10 मीटर होता है और छोटी आँत आहार नाल का ही भाग है। और आहार नाल का जो सबसे लंबा या सबसे लंबा भाग आप कह सकते हैं, ये आपका छोटी आँत का होता है, जिसके अकेले की लंबाई लगभग 6 मीटर के आसपास होती है। इसके अकेले की लंबाई जो होती है, वो 6 मीटर के आसपास होती है और चौड़ाई जो होती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई होती है। अगर 8 से 10 मीटर पूरे आहार नाल की लंबाई है, तो इसमें सबसे बड़ा और सबसे लंबा जो होगा वो छोटी आँत ही होगा। 6 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होगी, 2.5 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। ये मनुष्य का हम लोगों ने बात किया, भिन्न-भिन्न जंतुओं की छोटी आँत की लंबाई भिन्न-भिन्न होती है, अलग-अलग होती है। याद रखिएगा कि जो भी मांसाहारी जंतु हैं, उनके छोटी आँत की लंबाई कम होती है और शाकाहारी जंतुओं का छोटी आँत की लंबाई अपेक्षाकृत मांसाहारी जंतुओं से बड़ा होता है, लंबा होता है। अब हम लोग छोटी आँत के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, पहले इसके भाग के बारे में जानते हैं। तो छोटी आँत मुख्य 3 भागों में बँटा। पहला भाग इसका ग्रहणी, दूसरा भाग इसको हम लोग जेजुनम और तीसरे भाग को इलियम कहा जाता है। मुख्य 3 भागों में आपका छोटी आँत बँटा होता है। ग्रहणी जो होता है, छोटी आँत का पहला भाग होता है। ये सी आकार का होता है, यानी अमाशय का जो पाइलोरिक भाग जहाँ से खत्म होता है, वहीं से आपका क्या हुआ, तो आपके छोटी आँत का पहला भाग यानी ग्रहणी स्टार्ट होता है, जो कि दिखने में आपका लगभग सी आकार का होता है। ग्रहणी में एक छिद्र होती है, जो आगे चलकर के ये छिद्र 2 नलिकाओं में खुलती है। एक आपका जाके जुड़ती है अग्नाशयी वाहिनी में, पैनक्रियाटिक डक्ट में, और दूसरा आपका कॉमन बाइल डक्ट यानी कि मूल पित्त वाहिनी। तो आपने देखा कि ग्रहणी में एक छिद्र होता है जिनसे 2 नलिकाएँ निकलती हैं। 2 नलिकाएँ आपका एक जाकर के अग्नाशयी वाहिनी, एक अग्नाशय वाहिनी और दूसरा मूल पित्त वाहिनी में खुलता है। चलिए, छोटी आँत के पहले भाग ग्रहणी के बारे में हम लोगों ने समझा। जेजुनम जो होता है वह छोटी आँत का मध्य भाग होता है, बीच वाला भाग जेजुनम कहलाता है और अंतिम भाग जो होता है, पिछले वाला भाग जो लास्ट का भाग, वो इलियम कहलाता है। और इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो स्थान लेता है वो आपका इलियम है, क्योंकि भोजन का कंप्लीटली डाइजेशन, पूर्ण रूप से पाचन छोटी आँत के ये तीसरे भाग इलियम में ही होता है। इलियम में ही लास्ट में भोजन पचता है और पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण ये भी इलियम से ही होता है। अब हम लोग समझ गए, चलिए बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि छोटी आँत में भोजन किस प्रकार से पचता है और क्या-क्या होता है, इसको समझते हैं। अभी हम लोगों ने छोटी आँत के भाग को समझा, 3 भागों में था, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी छोटी आँत का पहला भाग था जो सी आकार का होता है। पाइलोरिक भाग अमाशय का जहाँ से खत्म होता है, वहीं से छोटी आँत का ये होता है। इसमें एक छिद्र स्टार होता है जो जाकर के आगे अग्नाशयी वाहिनी और मूल पित्त वाहिनी में खुलती है। जेजुनम छोटी आँत का मध्य भाग है और इलियम छोटी आँत का अंतिम भाग है और सबसे बड़ा भाग यही होता है। भोजन अंतिम रूप से यहीं पचता है। पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों की अवशोषण भी इलियम से ही होता है। छोटी आँत में भोजन, पित्त, अग्नाशयी रस
अग्न्याशयी सही रस। तीसरा आप कह सकते हैं आंत्र रस। इन सभी के सहायता से छोटी आंत में भोजन की पचने की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। पित्त रस के द्वारा, अग्नाशयी रस के द्वारा और आंत रस के द्वारा। इन तीनों मिलकर के छोटी आंत में भोजन को कंप्लीटली पचाने का कार्य करती है। तो अब हम लोग देखेंगे ये जो पित्त है, यह पित्त आपको कहाँ से निर्माण होता है? तो जो पित्त है आपके यकृत से निर्माण होता है। यकृत जिसे हम लोग इंग्लिश में लीवर कहते हैं। तो लीवर का काम है पित्त का निर्माण करना। अभी हम लोग लीवर के पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि लीवर किस प्रकार से कार्य करती है। इसके अलावा आपने अगला देखा अग्नाशयी रस। तो अग्न्याशयी रस जो है यह अग्नाशयी रस जो है अग्नाशय से अग्न्याशय से यानी कि पैनक्रियाज से, है ना? पैनक्रियाज से आपका सेग्रेट होता है अग्नाशयी रस। और तीसरा जो है आपका आंत्र रस, है ना? तीसरा आंत रस, ये तीनों मिलकर ही छोटी आंत में भोजन को पचाने का कार्य करती है। जो आंत रस है वो आपको आंत ग्रंथिया से स्रावित होती है। आंत ग्रंथिया। तो अब हम लोग एक-एक करके समझते हैं कि यकृत का क्या फंक्शन है, अग्नाशयी रस यानी अग्नाशय पैनक्रियाज का क्या है, ग्रंथिया का क्या है। यकृत, लीवर, यह हमारे शरीर के सबसे बड़े ग्रंथि है ना? इसको हमारे शरीर का पाचन तंत्र का सबसे बड़े ग्रंथि इसको कहा गया है, जिसकी वज़न अगर देखा जाए तो करीबन 1.5 केजी के आसपास होता है। और इसी का काम है, लीवर का ही काम है पित्त का स्राव करना, है ना? यानी पित्त का सेग्रेट करना लीवर का ही काम होता है। और यह स्रावित पित्त को, जो लीवर पित्त को स्रावित करती है, सेग्रेट करती है, एक जाकर के थैली में नुमा रचना होती है, जहाँ पे संचय होता है, एकत्रित होता है, आप कह सकते हो कि जमा होता है। इसको हिंदी में पित्ताशय कहा जाता है और इंग्लिश में इसे ही गॉल ब्लैडर कहा जाता है। और इसी गॉल ब्लैडर में यकृत द्वारा यानी लीवर द्वारा जो भी पित्त का निर्माण किया जाता है, सभी जाकर के पित्ताशय में गॉल ब्लैडर में जमा होता है। पित्त के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये हल्का जो होता है हरा रंग का होता है, ठीक है? ये हरा रंग का होता है और गाढ़ा गाढ़ा होता है, ठीक है? गाढ़ा होगा और हल्का हरा रंग का ये होता है। ये कोई एंजाइम नहीं है, ये एंजाइम का कार्य नहीं करती है। ये पित्त का क्या काम है अभी हम लोग समझेंगे। पित्त भोजन के साथ क्या करती है? तो पित्त का सबसे पहला कार्य है कि जो भोजन अमाशय से हमारे छोटी आँत में आई है, वो भोजन अम्लीय होता है। क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में मिला होता है, तो भोजन हमारा जो काइम होता है वो अम्लीय होता है। तो जब भोजन अम्लीय रहेगा तो उसपे एंजाइम कार्य नहीं कर पाएगा। छोटी आँत में एंजाइम उस पर काम नहीं करेगा, जब एंजाइम काम नहीं कर पाएगा तो भोजन नहीं पचेगा। तो पित्त का काम होता है जो भोजन काइम आया है छोटी आँत में, उसकी अम्लीयता को नष्ट करना। अम्लीयता को नष्ट करके यह क्या करता है, भोजन को क्षारीय बना देता है, ताकि अब इस भोजन पर जो छोटी आँत में एंजाइम है, वह इस पे कार्य करके भोजन को पचाए। पित्त का पहला काम आप लोगों ने देखा कि भोजन की अम्लीयता को नष्ट करके भोजन को कैसा बनाना है, क्षारीय बना देता है। और दूसरा कार्य क्या है कि जो वसा वहाँ से ग्लिसरॉल में बदल करके आया था, तो उस वसा पर भी यह कार्य करके उसको उसके विखंडन कर देती है, ताकि उसपे एंजाइम कार्य करके वसा को पचा सके। तो आपने देखा कि पित्त का 2 ही काम होता है। पहला काम कि हमारे भोजन की अम्लीयता को नष्ट करना, क्षारीय बनाना। दूसरा काम
जो भोजन में वसा की मात्रा ग्लिसरॉल के रूप में होता है, उसको और तोड़ करके और छोटा रूप में विखंडन करके पायसीकरण कर दिया जाता है ताकि उस पर एंजाइम कार्य करके उस वसा को पचा सके। अब इसके अलावा अगला है हमारा अग्नाशय। अग्नाशय जो अग्नाशयी रस का निर्माण करती है, इसके बारे में समझ लेते हैं। छोटी आंत में आपने देखा कि अब अग्नाशय हम लोग देख रहे थे, तो अग्नाशय में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लेज ये सब एंजाइम पाया जाता है, जो हमारे भोजन पे कार्य करके हमारे भोजन को पचाने का कार्य करती है। इसके अलावा अब है आंत ग्रंथियाँ। तो आंत ग्रंथि से आपको थोड़ा देर पहले हमने बताया कि आंत ग्रंथि के सहायता से आंत रस का निर्माण होता है, ठीक है? आंत ग्रंथि से आंत रस का निर्माण होता है और ये भी एक प्रकार का आंत रस भी एक प्रकार का एंजाइम है, जो भोजन के अलग-अलग पोषक तत्वों को पचाने का कार्य करती है और इस प्रकार से हमारे छोटी आंत के इलियम वाला भाग में भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। भोजन जब संपूर्ण रूप से पच जाता है, फिर पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण इसी इलियम से हो जाता है और पोषक तत्वों ग्रहण करने के बाद पचे यहाँ पे आप एक और याद रखिएगा कि छोटी आंत में पचे हुए भोजन को कंप्लीटली चाइल के नाम से जाना जाता है। जैसे अमाशय से काइम हुआ और यहाँ पे भोजन चाइल कहलाता है और यहाँ से इलियम से भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है और इसके बाद में क्या होता है कि यह चाइल अब कहाँ जाती है? बड़ी आंत में जाती है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ स्टोमक है, तो मैं आपको समझाया हुआ था ये वाले भाग को आपको क्या-क्या टोटली मैं आपको क्लियर करके समझा दिया था। तो यहाँ से अब क्या हुआ कि आपका यहाँ इलियम वाला भाग आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ से इलियम से अब भोजन क्या होगा अ, अब इलियम से आपका भोजन होते हुए बड़ी आँत में जाएगा और बड़ी आँत में भोजन के साथ क्या होगा, तो जो चाइल्ड अब बड़ी आँत में पहुँचा है, तो बड़ी आँत में भोजन का पचना नहीं होता है। बड़ी आँत में केवल भोजन के साथ क्या होगा कि वो बड़ी आँत से क्या होता है कि अवशिष्ट पदार्थों का अलग-अलग भाग में क्या होता है, जुड़ाव होता है और उससे बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ जो होगा, शरीर के बाहर मलाशय द्वार द्वारा शरीर से क्या किया जाता है, बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से कंप्लीट भोजन का पाचन मानव शरीर में होता है। मुझे उम्मीद है कि आप बारीकी से समझे होंगे, सारे बातों को आपको समझ में आया होगा। कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।